हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम कांग्रेस के विभाजन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में कांग्रेस विभाजन के साथ साथ हुआ था, उसी के बारे में सारी जानकारी आपको दी जाएगी। यह जानकारी MCQs के माध्यम से दी जाएगी। प्रश्न लेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे और फिर उसके बारे में व्याख्या करेंगे। आइए दोस्तों, प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा। इसका प्रमुख उद्देश्य था भारतीयों को राजनीतिक रूप में जागरूक करना, साथ में ब्रिटिश शासन के सुधारों की मांग करना। टोटल ब्रिटिश शासन से सुधारों की मांग करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कब? 28 दिसंबर सन 1885। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? किसके द्वारा की गई थी? मैंने आपको बताया A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ब्रिटिश अधिकारी थे यह। उन्होंने भारतीय नेताओं के सहयोग में कांग्रेस की स्थापना की थी। उन्हें कांग्रेस का जनक भी माना जाता है, याद रखिएगा। A.O. ह्यूम को कांग्रेस का जनक कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन के साथ 1907 में हुआ था, याद रखिएगा। 1907 में, राइटिंग पर बिल्कुल मत जाइएगा। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन के साथ साथ। कांग्रेस दो भागों में बट गई। दो विचारधाराएं थी। कौन कौन सी? गरम दल और नरम दल। दो भागों में यह बट गई, जिसके कारण कांग्रेस का विभाजन हुआ। कहाँ? सूरत अधिवेशन सन 1907 में, याद रखिए। कांग्रेस का विभाजन कहाँ किया गया था? मैंने अभी अभी बताया, सूरत अधिवेशन सन 1907 में, याद रखिए। इसी अधिवेशन में कांग्रेस को गरम दल और नरम दल में बांटा गया था। सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सूरत अधिवेशन तो हुआ था कब? 1907 में, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष के रूप में जाने गए, लेकिन समर्थकों ने इनका विरोध किया, जिससे अधिवेशन में झगड़ा भी हो गया। इसी के कारण से अधिवेशन में झगड़ा हुआ था। रास बिहारी घोष। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा जब विस्तार से अपन कांग्रेस अधिवेशन पर चर्चा करेंगे, अर्थात डिटेल्ड वीडियो में। ये तो MCQs है। MCQs को हल करते हुए जितने भी फैक्ट आपके सामने हैं, उसे प्रस्तुत किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस किन दो दलों में विभाजित हुई? मैंने आपको बताया ही, गरम दल और नरम दल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो नरम दल थी वह संवैधानिक मार्ग पर विश्वास करती थी। कौन? नरम दल। और जो गरम दल था वह प्रत्यक्ष संघर्ष का पक्षधर था, अर्थात लड़ाई झगड़ा गरम दल का एक काम था। नरम दल, बाबू भैया मेरे ऊपर ये एहसान करो, यह अंग्रेजों के द्वारा, भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों से यह मांग की जाती थी, बाबू भैया कर करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गरम दल का प्रमुख नेता कौन था? गरम दल का प्रमुख नेता था बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तिलक प्रत्यक्ष संघर्ष और जनता की भागीदारी के पक्षधर थे, अर्थात लड़ाई झगड़ा सबके पक्षधर थे। उन्होंने कहा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आप इनके नारे से ही अनुमान लगा सकते हैं कि यह किस प्रकार के नेता रहे होंगे। स्वराज अर्थात हमारा राज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आप यहाँ राज बिल्कुल मत करिए, आप जाइए, कोई आपसे कोई भीख नहीं मांगी जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला क्वेश्चन है, नरम दल का प्रमुख नेता कौन था? जैसे गरम दल का बाल गंगाधर तिलक था, तो नरम दल का प्रमुख नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने ब्रिटिश सरकार से संवैधानिक सुधारों की मांग की थी शांतिपूर्ण ढंग से, इसलिए वे नरम दल के नेता कहलाए। शांतिपूर्ण ढंग, दादू भैया मैंने आपको बताया ही। ऑप्शन नंबर क्या? सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस के विभाजन के मुख्य कारण था विचारों में मतभेद। भाई, एक कह रहा है कि हम मार के लेंगे, एक कहता है हम चरण पकड़ के लेंगे। तो ये दोनों अलग अलग विचारधारा के लोग थे, तो एक ही जगह पर शेर और बिल्ली तो नहीं रह सकते ना। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विचारों का मतभेद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, सूरत अधिवेशन से पहले 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1906 में कहाँ अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता में यह अधिवेशन हुआ था। इसमें दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहा गया कि स्वराज कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य है, हम अपना शासन चाहते हैं, यह हमारा अंतिम लक्ष्य है। इसी से गरम दल और उग्र हो गया और फिर आके जाके 1907 में जो हुआ वह मतभेद हो गया गरम दल और नरम दल में। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं क्या है। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इस अधिवेशन में स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा 4 सूत्र दिए गए थे। कौन कौन से 4 सूत्र थे? पहला है दोस्तों स्वराज, दूसरा है स्वदेशी अपनाओ, तीसरा बहिष्कार करो, चौथा है राष्ट्रीय शिक्षा पर प्रमुख रूप से ध्यान दो। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रहा है, लेकिन इन 4 सूत्रों को आप याद रखिएगा। स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, 4 सूत्र इस पर दिए गए थे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार कहाँ किया? मैंने अभी अभी आपको बताया कलकत्ता अधिवेशन में, यह इसका प्रमुख लक्ष्य घोषित किया गया। 4 लक्ष्य थे, स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और शिक्षा। चलिए अगला है, गरम दल को अंग्रेजों के द्वारा क्या कहा जाता था? अंग्रेजों के द्वारा गरम दल को क्या कहा जाता था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एक्सट्रीमिस्ट, क्योंकि ये नेता ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ प्रत्यक्ष आंदोलन किया करते थे और संघर्ष की बात करते थे, इसलिए इन्हें चरमपंथी कहा गया, अर्थात एक्सट्रीमिस्ट कहा गया। एक्सट्रीमिस्ट का अंग्रेजी शब्द होता है, हिंदी शब्द होता है दोस्तों चरमपंथी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नरम दल को अंग्रेजों के द्वारा क्या कहा गया? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा लिबरल्स। नरम दल के नेता संवैधानिक सुधारों पर विश्वास करते थे और उन्हें हिंसा के विरोधी थे, अर्थात वह लड़ाई झगड़े पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। अगला क्वेश्चन, लाल बाल पाल किनके प्रतीक हैं? लाल बाल पाल, यह गरम दल के 3 नेता थे, लाल, बाल और पाल। लाल कहाँ से लीड करते थे? लाला लाजपत राय कहाँ के थे? पंजाब के थे। ये कहाँ के थे? पंजाब के। फिर उसके बाद आए बाल, बाल गंगाधर तिलक, यह कहाँ के थे? बाल गंगाधर तिलक, यह महाराष्ट्र से लीड करते थे। और इसके बाद पाल, यह कहाँ के थे? बिपिन चंद्र पाल, यह बंगाल से लीड करते थे। ये तीनों मिलकर लाल बाल पाल की एक तिकड़ी बनी जो गरम दल के प्रमुख नेता थे। कौन? लाल बाल पाल। लाला लाजपत राय पंजाब से थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से थे और बिपिन चंद्र पाल कहाँ से थे? बंगाल से थे। याद रखिएगा, काफ़ी बार आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैंने यह नारा किसके प्रति बताया था? बाल गंगाधर तिलक ने यह बताया था। यह नारा बाल गंगाधर तिलक की स्वतंत्रता के प्रति दृढ़ निष्ठा को दर्शाता है। क्या? दृढ़ निष्ठा को दर्शाता है। इससे जनता में स्वराज के लिए जोश और ऊर्जा पैदा होता है। क्या? स्वराज के लिए ऊर्जा पैदा होती है। इसके द्वारा कहा गया, क्या कहा गया? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? इसमें हुआ क्या था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कितनी बार बताऊं? अगला क्वेश्चन, सूरत अधिवेशन में क्या घटना घटी थी? घटना कौन कौन सी घटी थी या फिर कौन सी घटी थी? कुर्सियां फेंकी गई, या मंच पर झगड़ा हुआ, अधिवेशन टूट गया, या फिर उपरोक्त सभी? ये सभी कार्य हुए थे सूरत अधिवेशन 1907 में। गरम दल और नरम दल के समर्थकों के बीच में तीव्र झगड़ा हुआ, जिससे अधिवेशन का माहौल हिंसक बन गया था। कांग्रेस विभाजित हो गई इसके कारण ही साथ साथ। चलिए अगला देखते हैं, सूरत अधिवेशन किस नदी के किनारे हुआ था? यह भी काफ़ी बार पूछा जाता है, किस नदी के किनारे हुआ था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सूरत गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात में ताप्ती नदी बहती है, इसके किनारे ही सूरत स्थित है, जहां 1907 में कांग्रेस का ऐतिहासिक विभाजन हुआ था, मैंने आपको बताया ही। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस में कौन सा दल प्रभावी रहा है? कौन सा दल प्रभावी रूप से काम किया? नरम दल। कौन? नरम दल। भैया विनती बहुत ज़रूरी है, हमेशा हर जगह लड़ाई झगड़ा काम नहीं आता है।
नरमता से आपको रहना भी चाहिए। विभाजन के बाद गरम दल कांग्रेस से अलग हो गया और नरम दल संगठन पर नियंत्रण बनाए रखा। ठीक है, गरम दल में क्या होता है भाई, गरम दल में 15 लोग हैं, गए उग्रवादी करने अर्थात लड़ाई झगड़ा करने गए, 2 को पड़ी तो सब भाग गए। नरम दल भैया भैया गुरु ये सब दंड फंद करते रहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा, नरम दल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस में कौन सा दल प्रभावी रूप से बना रहा, कौन, नरम दल। चलिए अगला प्रश्न है, सूरत विभाजन का सबसे बड़ा परिणाम क्या हुआ, क्या हुआ सूरत विभाजन से। ऑप्शन आपके सामने क्या क्या है। पहला ऑप्शन आपके सामने है कांग्रेस पार्टी जो है वह कमज़ोर हो गई थी, अंग्रेज़ों को लाभ हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन धीमा पड़ा था, या इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों, सूरत विभाजन से कांग्रेस 2 पार्टी में विभाजित हो गई, अर्थात एक पार्टी का 2 गठन हो गया, तो यह कमज़ोर तो होगी ही। दूसरा, अंग्रेज़ों को लाभ हुआ, भाई जिस प्रकार से आंदोलन चल रहा था वह आंदोलन धीमा पड़ गया, राष्ट्रीय आंदोलन धीमा पड़ गया, स्वाभाविक सी बात है। उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहा है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था। 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था वह किसके द्वारा किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन। मैंने आपको पहले टॉपिक में भी बताया, जिससे देश में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया। बंगाल विभाजन से क्या हुआ, देश में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ और गरम दल की लोकप्रियता बढ़ गई। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है, 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन, इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। इसके कारण देश में स्वदेशी आंदोलन जोर शोर से आगे बढ़ा। स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ गरम दल का भी विस्तार हुआ। गरम दल आपके सामने आया और उसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई गरम दल आने के साथ साथ, क्योंकि वह स्वदेशी आंदोलन में बहुत ज़्यादा भूमिका निभा रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बंगाल विभाजन का विरोध किस आंदोलन से हुआ था। बंगाल विभाजन का जो विरोध है वह स्वदेशी आंदोलन से हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में देश भर में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था। न उनके कपड़े पहने जा रहे थे, न उनकी शिक्षा ग्रहण की जा रही थी। देसी वस्तुओं को अपनाने के लिए यह आंदोलन किया गया, स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। बंगाल विभाजन सन 1905 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख नारा था स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ, अर्थात विदेशी को त्यागो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इस नारे से लोगों को आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गौरव की भावना पर जोर पड़ा। अगला है, सूरत अधिवेशन के बाद गरम दल ने क्या किया। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बट गई। कब, 1907 में। बटने के साथ साथ जब 2 भागों में बटी तो गरम दल अलग हो गया, नरम दल अलग हो गया। तो नरम दल ने कांग्रेस से अलग होकर स्वतंत्र रूप से कार्य किया। साथ में फिर याद रखिएगा 1907 में विभाजन तो हो गया, लेकिन 1916 में लखनऊ अधिवेशन के साथ साथ दोनों दल फिर से मिल गए, अर्थात पुनर्मिलन हो गया इन दोनों का। चलिए अगला है, सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस और नरम दल का पुनर्मिलन कब हुआ। मैंने अभी अभी आपको बताया सन 1916 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लखनऊ अधिवेशन 1916, लखनऊ समझौता 1916, इसमें क्या हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आप इन प्रश्नों का सही उत्तर बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों अंबिका चरण मजूमदार, यह इनकी अध्यक्षता कर रहे थे। याद रखिए इस अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों गुटों का पुनर्मिलन हुआ था और मुस्लिम लीग के साथ एक समझौता हुआ जिसे लखनऊ समझौते के रूप में जाना जाता है। कब लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में। याद रखिएगा दोस्तों, भूलने का बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लखनऊ समझौता 1916 किसके बीच में हुआ था, गरम दल और नरम दल। नहीं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
लखनऊ समझौता किसके बीच में हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। याद रखिएगा, इसका उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता के माध्यम से स्वशासन की मांग को मजबूत करना। क्या? हिंदू मुस्लिम एक हो जाएं, एकता बनाए रखें और स्वशासन की मांग करें। यह भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक घटना मानी जा सकती है, हिंदू मुस्लिम की एकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ समझौते के दौरान मुस्लिम लीग का नेतृत्व कौन कर रहा था? मुस्लिम लीग का नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। इन्हें ही दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत माना जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत किसे जाना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। भूलने का बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता है। लखनऊ समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? लखनऊ समझौते का मुख्य उद्देश्य है कांग्रेस और लीग के बीच में सहयोग स्थापित करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। प्रश्न नंबर 31 क्या कहता है? लखनऊ अधिवेशन 1916 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कांग्रेस और लीग का मिलन। यह प्रश्न बार बार आ रहा है, थोड़ी मुझे आप माफ़ करिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। लखनऊ समझौते में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने किसकी मांग की थी? याद रखिएगा, सेल्फ गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों दलों ने ब्रिटिश शासन के अधीन भारत को स्वशासन देने की मांग की थी कि इसके अधीन हम रहेंगे, लेकिन हमें स्वशासन, स्वयं का शासन देने का आप कष्ट करें। यह मांग 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम से आगे बढ़कर लोकतांत्रिक अधिकारों की दिशा में थी। याद रखिएगा, इसे फिर सेल्फ गवर्नमेंट को दे दिया गया था 1909 में। याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या है? लखनऊ समझौते में मुस्लिम लीग को कौन सा विशेष अधिकार दिया गया? लखनऊ समझौते में मुस्लिम लीग को कांग्रेस के द्वारा एक विशेष अधिकार दिया गया, उसे कहा जाता है पृथक निर्वाचन का अधिकार। किसे मिला? मुस्लिम लीग को। याद रखिएगा, इस प्रश्न को भूलिएगा बिल्कुल मत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा या कौन से नेता पहली बार राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आए थे? कौन से नेता पहली बार राजनीति के केंद्र में आए थे? कब? 1916। पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे प्रथम कौन राष्ट्रपति। याद रखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लखनऊ अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार सक्रिय रूप से भाग लिया था। वे तब युवा नेता के रूप में जाने जाते थे, राष्ट्रीय राजनीति में उभरने लगे थे। उन्होंने तिलक से पहली बार वहीं मुलाकात की थी। किससे? बाल गंगाधर तिलक से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। प्रश्न है, लखनऊ अधिवेशन के समय भारत के वायसराय कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हार्डिंग। लखनऊ अधिवेशन सन 1916 में हुआ था, तब भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हटा दीजिए, हार्डिंग बस याद रखिएगा। उनके शासनकाल में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ऐतिहासिक समझौता हुआ था, लखनऊ अधिवेशन 1916। चलिए अगला क्वेश्चन है, गरम दल और नरम दल के पुनर्मिलन से हमें क्या लाभ हुआ? इससे क्या हुई? कांग्रेस पार्टी फिर से संगठित हो गई, फिर से मजबूत हो गई। गरम दल और नरम दल होना दोनों जरूरी है। यदि नरम रहेंगे तो भी कोई नहीं सुनेगा, गरम रहेंगे तब भी कोई नहीं सुनेगा। राष्ट्रवाद को नया बल मिला, हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हुई। उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्या है। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त बैठक कहाँ हुई थी? 1916 में लखनऊ समझौते के रूप में जाना ही जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। लखनऊ अधिवेशन में लाल बाल पाल त्रिमूर्ति में कौन उपस्थित नहीं था? यह प्रश्न आपके परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, इसे जरूर आप याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? लखनऊ अधिवेशन में लाला लाजपत राय नहीं थे, या बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, या पाल नहीं थे, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय यहाँ नहीं थे। वे अमेरिका में थे, जहाँ वे भारतीय स्वतंत्रता के समर्थन में व्याख्यान दे रहे थे, इसलिए लखनऊ अधिवेशन में वह भाग नहीं ले पाए। कौन? लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। लखनऊ समझौते के बाद कांग्रेस की नीति कैसी रही? लखनऊ समझौते के बाद कांग्रेस की नीति कैसी थी? नरम दल और गरम दल दोनों का मिश्रण
क्या है, चप्पल भी मारा जाता था और पैर भी पड़ा जाता था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। संवैधानिक मांगे अच्छे से रखते थे। पुनर्मिलन के बाद कांग्रेस के नरम दल जो हैं वह संवैधानिक मांगों को अच्छे से रखते थे और गरम दल जो हैं जन आंदोलन की भावना पर, दोनों का एक सम्मिलित संतुलित राष्ट्रीय नीति को इन्हें दोनों ने अपनाया था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, मैंने आपको बताया, पैर भी पड़ते थे और चप्पल भी मारते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लखनऊ समझौते की आलोचना किस कारण से हुई थी? थोड़ी सी आप इसे पॉज करिए और देखिए कुछ समय लेकर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? लखनऊ समझौते की आलोचना किस कारण से हुई थी? कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन करने की मानने के लिए मांग ली थी। मान लिया गया था कांग्रेस के द्वारा कि मुस्लिम लीग के लिए अलग से निर्वाचन कराया जाएगा, इसलिए। या फिर हिंदू मुस्लिम की एकता टूटी, भाई इसमें तो मिली थी, टूटी तो थी ही नहीं। कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई थी भाई, कमज़ोर तो हुई नहीं थी। ब्रिटिशों ने समझौता अस्वीकार किया। ब्रिटिशों से हमको क्या मतलब भैया, हम जब एकत्रित रहेंगे तब ना हम उनको भगा पाएंगे, हमको हमारा उद्देश्य था हमारा स्वशासन। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को मान लिया था, सिर्फ यही आलोचना थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब प्रश्नों को फटाफट स्पीड से हल कर लेते हैं। कई प्रश्न इसमें रिपीटेड भी आपको मिल सकते हैं, देखते हैं। लखनऊ समझौता किस वर्ष के किस अधिवेशन में पारित हुआ? लखनऊ समझौता लखनऊ अधिवेशन में पारित हुआ 1916 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इस समझौते में हिंदू मुस्लिम एकता को नया बल मिला और आंदोलन की दिशा प्रदान की। अगला है, लखनऊ समझौते के समय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों सर आगा खां। ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम लीग की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सर आगा खां। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, मैंने अभी आपको बताया है अंबिका चरण मजूमदार। ऑप्शन नंबर इसमें है ही नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। चलिए, लखनऊ समझौते के बाद कांग्रेस का अगला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। लखनऊ समझौते के बाद कांग्रेस का अगला अधिवेशन हुआ था 1917 में, मद्रास अधिवेशन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इस अधिवेशन में एनी बेसेंट को अध्यक्ष को चुना गया था। कहाँ? मद्रास अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। अगला, 1917 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? मैंने आपको बताया एनी बेसेंट। याद रखिएगा, यह कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष थी। कौन? पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की। उनके नेतृत्व में होम रूल आंदोलन को बल मिला था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। होम रूल आंदोलन की शुरुआत भारत में कब हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1916 में। 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने अलग अलग हिस्सों में होम रूल आंदोलन चलाया। इसका प्रमुख उद्देश्य था भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन की मांग को दिलाना। क्या? स्वशासन की मांग करना। स्वशासन की मांग की जा रही थी, इसके द्वारा, भारतीयों के द्वारा। इसका नेतृत्व कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। अगला है, एनी बेसेंट ने अपना होम रूल लीग कहाँ से आरंभ किया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मद्रास से इन्होंने अपना होम रूल लीग आंदोलन का जो शुरुआत की। ठीक है, जबकि बाल गंगाधर तिलक, मैंने आपको बताया, प्रमुख बड़े नेता थे। यह कहाँ से कर रहे थे? पुणे और मुंबई दोनों से। दोनों ने मिलकर देश में स्वशासन की चेतना को जगाया है। आगे अगला प्रश्न क्या है? बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने भी होम रूल लीग की स्थापना की। इस संगठन ने जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक किया और स्वराज की मांग को जन आंदोलन बना दिया। क्या? ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर हो जाएगा? जून 1916। जून 1916 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, होम रूल इज माई बर्थ राइट, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह नारा दिया गया था, जिसने जनता को स्वराज के लिए नया उत्साह जगाया। यह नारा स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा बन गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, होम रूल इज माई राइट। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने एनी बेसेंट को होम रूल आंदोलन के कारण कब गिरफ्तार किया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1916 में इन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया
और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया 1917 में। एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में विरोध की लहर दौड़ पड़ी। कांग्रेस के बाल गंगाधर तिलक और अन्य राष्ट्रवादियों ने इसे स्वतंत्रता पर प्रहार माना था। इस घटना ने आंदोलन को और भी अधिक गति दे दी थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कब इन्हें गिरफ्तार किया गया? 1917 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है, एनी बेसेंट की रिहाई के बाद क्या परिणाम हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आंदोलन को और ज़्यादा बल मिल गया। एनी बेसेंट की रिहाई के बाद जनता में राष्ट्रीयता की भावना और बढ़ गई। होम रूल आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। कांग्रेस ने भी स्वशासन की मांग को अपने कार्यक्रम का प्रमुख स्थान दिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौते के कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्या ठाना? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, स्वतंत्रता संग्राम को बंद करना, एक संयुक्त मोर्चा बनाना, ब्रिटिशों का समर्थन करना या केवल आर्थिक सुधार की मांग करना। लखनऊ समझौते के कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्या ठाना? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एक संयुक्त मोर्चा बनाना, एक ही तरह से हम कार्य करेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौते में किस मुद्दे पर सहमति बनी? लखनऊ समझौते में किस मुद्दे पर सहमति बनी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संयुक्त राजनीतिक अधिकार पर। दरअसल बात यह है कि इस समझौते में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने, लखनऊ समझौता किनके बीच में हुआ था? उन्होंने यह मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को बोला और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को बोला कि आपको भी राजनीतिक अधिकार दिए जाएंगे, प्रतिनिधित्व की सहमति आपको भी होगी। इसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण कदम माना गया, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग के लिए प्रमुख प्रेरक कारण क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1914 से लेकर 1918 के बीच में। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता से अधिक कर और सैनिकों की मांग की कि आप हमें अधिक कर दें और आप सैनिक चलें विश्व युद्ध में लड़ने के लिए हमारी ओर से। इसके कारण तिलक और एनी बेसेंट ने स्वशासन की मांग करते हुए होम रूल लीग को शुरू किया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक के होम रूल आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? मुख्य केंद्र कहाँ माना गया था, कहाँ बनाया गया था? मैंने आपको बताया बाल गंगाधर तिलक प्रमुख रूप से नेतृत्व कर रहे थे बंबई और पुणे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसे उन्होंने केंद्र बनाया था। और एनी बेसेंट का मैंने कहाँ बताया? मद्रास में बताया। यहाँ से लीड कर रही थी एनी बेसेंट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के होम रूल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारतीय स्वशासन को प्राप्त करना। भारतीय स्वशासन अर्थात होम रूल प्राप्त करना। अगला, होम रूल आंदोलन के दौरान किसने जनता को जोड़ने के लिए पत्रिकाएं, प्रचार सामग्री का उपयोग किया? किसने यह कार्य किया? दोनों ने, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। इन दोनों ने पत्रिकाएं निकाली, लेख लिखे, कई भाषण लिखे। इनके माध्यम से जनता को राजनीतिक चेतना फैलाई। इससे आंदोलन व्यापक स्तर पर फैल पाया। याद रखिएगा, आजकल के डेट में तो सोशल मीडिया है, एक वीडियो डली पूरे देश में हंगामा हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन में किसने ब्रिटिश सरकार के विरोध में जन जागरूकता अभियान को चलाया? इस प्रश्न का भी सही उत्तर होगा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने पत्रिकाओं के माध्यम से, भाषण के माध्यम से कई सारी जागरूकता अभियानों को इन्होंने संचालन किया। उनकी गतिविधियों और युवाओं और ग्रामीण जनता को सक्रिय बनाया। ग्रामीण जनता के सामने आया कर उन्होंने कई भाषण दिए, उन्हें जागरूक किया कि हमें भी स्वशासन की मांग अच्छे से जोर शोर से करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, होम रूल आंदोलन में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? इसमें ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? कई नेताओं को इन्होंने गिरफ्तार किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को खतरनाक मानते हुए प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार तो किया, जैसे एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, दोनों को इन्होंने गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी आंदोलन को और अधिक लोकप्रिय बना गई। याद रखिएगा, गिरफ्तार तो किया लेकिन आंदोलन को और ज़्यादा उग्र बना दिया इन्होंने गिरफ्तार करके। चलिए अब जानते हैं होम रूल आंदोलन का भारत में क्या परिणाम हुआ। क्या परिणाम हुआ
भारत में। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? होम रूल आंदोलन का भारत में क्या परिणाम हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनता में स्वराज की भावना और जाग गई। आंदोलन से जनता राजनीतिक रूप से व्यापक हुई या फिर जागरूक हुई और स्वशासन की मांग और ज़्यादा मजबूत हो गई। राष्ट्रीयता की भावना फैली भारत देश में। यह आंदोलन के बाद स्वतंत्रता संग्राम की नींव बना। याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, भावना बहुत जोर से जागी भारत में। होम रूल आंदोलन के बाद कांग्रेस की स्थिति कैसी रही? कांग्रेस की स्थिति के बारे में पूछा जा रहा है। क्या यह कमजोर हो गई, संगठित और मजबूत हो गई, विभाजित हो गई या समाप्त हो गई? होम रूल आंदोलन के बाद यह और ज़्यादा संगठित और मजबूत हो गई। इस प्रश्न का सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर टी होगा ही। होम रूल आंदोलन में कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता और जन समर्थन और ज़्यादा बढ़ा। इससे कांग्रेस राजनीतिक रूप में और ज़्यादा मजबूत हो गई और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए और जोश का संचार हो गया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। 1919 में रावलपिंडी से कौन सा ऐतिहासिक कानून आया? रावलपिंडी से कौन सा ऐतिहासिक कानून आया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या काला कानून। कब आया? 1919 में। ब्रिटिश सरकार को बिना ट्रायल के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी करने का अधिकार मिल गया। किस तरह का कानून था? बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी दोष के, यदि ब्रिटिश सरकार चाहे तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती। इससे जनता का गुस्सा और असंतोष और ज़्यादा फैल गया। इस तरह का कार्य थोड़ी ना होना चाहिए कि आप किसी को उठाए कहीं भी पेल दिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। चलो, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट एक्ट के नाम से इसे जाना जाता है, काला कानून। आगे बढ़ते हैं। रावलपिंडी एक्ट अर्थात रॉलेट एक्ट का विरोध कौन सा आंदोलन किया था? विरोध में कौन सा आंदोलन सामने आया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। यह आंदोलन ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रतिरोध का एक उदाहरण। भैया, हम शांति से ही, महात्मा गांधी जी तो हाथ जोड़ते थे, एक गाल में कोई मार देता तो दूसरी गाल सामने रख देते थे। इस तरह का काम करते नहीं थे। यदि कोई एक चाटा उन्हें मार देना तो दूसरा आदमी उन्हें सुला देता था। इस तरह का कार्य होता था उनके साथ। लेकिन कहा जाता था कि महात्मा गांधी एक तरफ मार खा गए तो दूसरा गाल सामने रख देते थे। इस तरह का काम कर सकते थे वो, लेकिन ऐसा होता नहीं था। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या? 1919। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में। अगर पूरा बताएं तो 13 अप्रैल सन 1919 में। कहाँ हुआ? अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ब्रिटिश जनरल कौन था उस समय पर? जनरल डायर। बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर गोलियां चलवाई, जिसमें सैकड़ों सैनिक मारे गए। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी मारी गईं। कितना बड़ा नरसंहार था यह, देखते या फिर बताते नहीं बनता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से देखते हैं प्रश्न क्या है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रमुख प्रभाव क्या था? इसका क्या प्रभाव पड़ा? जनता में भारी आक्रोश आ गया या फिर कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच में दूरी बन गई? हाँ भाई, बिल्कुल होगी। और कहीं भी इस तरह का नरसंहार होगा तो आक्रोश तो आएगा। स्वतंत्रता आंदोलन की गति बढ़ी। जितने भी आंदोलन चल रहे थे सभी और तेज हो गए, उग्र हो गए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी के सभी प्रभाव के रूप में देखे गए। जनता आक्रोश में आ गई। सरकार और कांग्रेस के बीच में दूरी भी बढ़ गई। क्या कि कभी कभी सरकार मान लेती थी कांग्रेस की बातों को, थोड़ी थोड़ी बहलाने फुसलाने के लिए। स्वतंत्रता आंदोलन भारी तेज से बढ़ गया, क्योंकि कांग्रेस भी यह तो बिल्कुल नहीं चाहती थी ना कितने बड़े बड़े नरसंहार हों। हाँ, वो यह चाहती थी कि जो गलत करे उसे आप दंड दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से थोड़ी ना किसी को भी। चलिए अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन का नेतृत्व भारत में किसने किया? होम रूल आंदोलन, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? यह प्रश्न मैंने आपको बता भी दिया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच में हुआ था? कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ऑप्शन नंबर ए। शायद इन प्रश्नों को मैंने कर लिया है।